माते शारदे वरदे माते शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर नीलम रावत जी। माते शारदे वरदे पवन प्रवाहित लय में शुद्धा गायकी नवस्वर ताल प्रबुद्धा प्रात कलर और ध्वनि अनिरुद्धा कंठ मधुर स्वर दे माते शारदे वरदे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर स्वर में और बहुत ही सुंदर माँ शारदे की वंदना आपने प्रस्तुत की है। और हमारा मंच आज प्रतिष्ठित मनुष्यों से विभूषित हो रहा है और जहाँ पर साहित्य भूषण मधुकर अस्थाना जी हों, जहाँ पे आत्म विकास मिश्रा जी हों, जहाँ पे डॉक्टर गोपाल नारायण श्रीवास्तव, डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी, वो मंच अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे मनुष्यों का सम्मान करने के लिए हम केवल जी आप अतिथियों के स्वागत के लिए मैं आह्वान करता हूँ। आप एक एक करके स्वागत के लिए जो है सर्वप्रथम मनोज शुक्ला जी, आपसे अनुरोध है कि साहित्य भूषण मधुकर अस्थाना जी को आकर माल्यार्पण और उनका स्वागत करें। अपने मुख्य अतिथि श्री आत्म विकास मिश्र जी का स्वागत करने के लिए मैं महेश चंद्र गुप्ता जी को आवाज देता हूं कि कृपया आप आइए और हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। इसके पश्चात हमारे अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी हमारे बीच में हैं। उनके स्वागत के लिए मैं सुभाष चंद्र गुरुदेव जी हमारे बीच में हैं, उनसे सादर अनुरोध करता हूं कि वह उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। मनमोहन बाराकोटी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे सादर अनुरोध है कि हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी के स्वागत और माल्यार्पण के लिए कृपया मंच पर आएं। मृत्युंजय गुप्ता जी, आपसे अनुरोध है कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी का स्वागत और माल्यार्पण करने के लिए आप मंच पर उपस्थित हैं।
श्री अनिल कुमार वर्मा जी से अनुरोध है कि वे हमारे दूसरे वक्ता श्री कुमार टैलर जी का स्वागत और माल्यार्पण करने के लिए मंच पर आए थे। हमारे बीच में यश भारती श्री सर्वेश अस्थाना जी स्माइल मैन उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी आइए कृपया। आप हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भी हैं। मैं श्री के अस्थाना जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे आज के संस्था के अध्यक्ष श्री पूरन सिंह रावत जी के स्वागत के लिए कृपया आप मंच पर उपस्थित श्री के सक्सेना जी के अस्थाना जी। श्री अनिल कुमार पांडे जी से अनुरोध है कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सर्वेश अस्थाना जी के माल्यार्पण और स्वागत के लिए मंच पर उपस्थित हैं। श्री राजकिशोर तिवारी जी से मेरा अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर आएं और श्री केवल प्रसाद सत्यम जी जिनकी पुस्तक का आज लोकार्पण है उनका स्वागत और माल्यार्पण करें। आदरणीय राजकिशोर तिवारी जी। त्रिवेदी अच्छा, राजकिशोर त्रिवेदी जी। सफेद आबाद बाराबंकी में, लेकिन हमारा दिन का गाना पंत नगर में अपने अतिथियों के स्वागत के पश्चात उनके स्वागत भाषण के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वह मंच पर आए। जी स्वागत भाषण के लिए आप ही को आदरणीय आज के अध्यक्ष श्री अस्थाना जी, पितृतुल्य दिनेश जी व्यवस्थित और आप प्रकाश जी,
जितने भी विद्वान उपस्थित हैं सबको प्रणाम करता हूँ और जो भी ऑडियंस यहाँ उपस्थित हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और इसके आगे क्या कार्रवाई शुरू की जाए इसके लिए मैं सिंचाल जी को बुलाता हूँ। सिंचाल जी आए। एक बार पुनः सभी प्रबुद्ध मनुष्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और अब वो घड़ी आ गई है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जिस पुस्तक का लोकार्पण होना है, चौरी चौरा कांड एक जन क्रांति, मैं पुस्तक के लेखक श्री केवल प्रसाद सत्यम जी से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया लोकार्पण का कार्यक्रम प्रारंभ करें। हमारे सारे मुख्य अतिथिगण आप पुस्तक का लोकार्पण करें और अपना आशीर्वाद दें। ये पुस्तक जन जन के हाथों में पहुंचे और यश प्राप्त करें। पुस्तक लोकार्पण के पश्चात हमारे बीच में कुछ विशेष अतिथियों का सम्मान होना है। मैं इसके लिए महेश चंद्र गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। आप मंच पर हैं कृपया। हाँ ठीक है, मैं नाम बुलाता हूँ आप लोगों के सम्मान के लिए। सर्वप्रथम हमारे बीच में श्री अनिल कुमार वर्मा जी हैं जो संस्था के उपाध्यक्ष भी हैं। संस्था की तरफ से उनको विशेष अतिथि सम्मान प्रदान किया जा रहा है। उन्हें बहुत हार्दिक बधाई। कृपया कर्ता कहीं से आप लोग स्वागत करें सभी का। इसके पश्चात संस्था के महामंत्री डॉक्टर सुभाष चंद्र गुरुदेव जी, आपको भी संस्था की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मंच पर उपस्थित हों। इसके पश्चात हमारे बीच में श्री के अस्थाना जी हमारे अतिथि हैं। सत्यम साहित्य संस्थान उन्हें भी सम्मानित करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया मंच पर उपस्थित हो। जी
श्रीमती संध्या सिंह जी हमारे बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हमारी सत्यम साहित्य संस्थान की ओर से उन्हें भी विशेष अतिथि सम्मान दिया जा रहा है। उनसे सादर अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। हमारे बीच में श्री अनिल कुमार पांडे जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं विशेष अतिथि सम्मान के लिए कृपया मंच पर उपस्थित हों और सम्मान ग्रहण करें। सत्यम साहित्य संस्थान समय समय पर ऐसे अपने छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी देश के यहाँ लखनऊ के कई साहित्यकारों को सम्मानित कर चुका है और वे लगातार करते रहते हैं, साहित्य को बढ़ावा देते रहते हैं। सत्यम जी अपने आप में पूरी पाठशाला बनते जा रहे हैं। बहुत से नवोदित साहित्यकार उनसे आशीर्वचन लेकर, उनका सानिध्य पाकर, उनका स्नेह पाकर साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। विशेष साहित्य सम्मान के पश्चात साहित्य रत्न सम्मान भी इस बार कुछ साहित्यकारों को देने का ऐलान किया गया है और मैं सत्यम जी से निवेदन करता हूं कि मैं उन लोगों के नाम बुलाता हूं जिन्हें आज साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाना है। सर्वप्रथम मैं बुलाता हूं साहित्य रत्न सम्मान के लिए आदरणीय डॉक्टर नीलम रावत जी को। आप कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। आप लोग कर्ता ध्वनि से सबका स्वागत करें। साहित्य के लिए दिया जाने वाला सम्मान अवश्य ही विशेष होता है, चाहे किसी भी संस्था के द्वारा दिया जा रहा हो। इसके पश्चात हमारे बीच में श्री सुनील त्रिपाठी जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे कृपया मंच पर आएं और साहित्य रत्न सम्मान प्राप्त करें। आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी। फोटो हमारा खींच लीजिए। अच्छा, हम लोग वीडियो चले नहीं दोनों चीज़ें लाइव नहीं है ना, यहाँ नेट नहीं खुलता। हमारे बीच में बहुत ही अच्छे गीतकार और सशक्त छंदकार आदरणीय श्री मनोज शुक्ला मनु जी उपस्थित हैं। उन्हें भी संस्था ने साहित्य रत्न सम्मान के लिए चयन किया गया है उनका। मैं उनसे सादर निवेदन करता हूं कि वे मंच पर उपस्थित होकर अपना सम्मान ग्रहण करें। फोटो है इसमें। साहित्य के प्रति तन मन धन से पूर्णतया समर्पित
श्री मनमोहन बाराकोटी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सत्यम साहित्य संस्थान ने उनको भी साहित्य रत्न सम्मान के लिए चुना है। उनसे सादर निवेदन है कि वे कृपया मंच पर उपस्थित हो और अपना सम्मान ग्रहण करें। इसके पश्चात महेश चंद्रगुप्त महेश जी, जो संस्था के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं और बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे छंदकार हैं, उनको भी सादर आमंत्रित करता हूं मंच पर साहित्य रत्न सम्मान ग्रहण करने के लिए। इसके पश्चात श्रीमती अलका अस्थाना, आपसे अनुरोध है कि साहित्य रत्न सम्मान के लिए संस्था ने आपको भी चुना है। आपकी रचनात्मकता को सम्मानित करने के लिए मंच पर आपका आह्वान करता हूं। कुमारी सौम्या तिवारी, मेरे ख्याल से वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। सौम्या तिवारी जी, आप उनका सम्मान ग्रहण करेंगे क्या? देखो वो मैं बोला आपको, सौम्या तिवारी जी मेरे ख्याल से यहाँ पर है नहीं। संस्था ने उनको भी साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है और उनका सम्मान उन तक पहुँचा दिया जाएगा। इसके पश्चात हमारे बीच में बहुत ही प्रबुद्ध साहित्यकार श्री कौस्तुभ चंदोला जी उपस्थित हैं। मैं उनसे सादर अनुरोध करता हूं वे कृपया मंच पर उपस्थित हों और अपना साहित्य रत्न सम्मान ग्रहण करें। साहित्य रत्न सम्मान की अगली कड़ी में एक नाम आलोकावत आहत लखनवी का है। मैं उनसे सादर अनुरोध करता हूँ कि कृपया मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। अभी माधव का दुकान खोल देंगे। इसके पश्चात सम्मान की कड़ी में अलका अस्थाना जी हमारे केवल प्रसाद सत्यम जी को उनकी इस कृति के लिए सम्मानित करना चाहती हैं।
आपसे अनुरोध है केवल जी कि आप अपना सम्मान ग्रहण करें अलका जी से। आप सभी कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें। एक अच्छे साहित्यकार का सम्मान किया जा रहा है। गोपाल दादा आपकी चौरी चौरा कांड एक जन क्रांति केवल प्रसाद सत्यम जी की अनूठी कृति है और इस पुस्तक का लोकार्पण अभी आप लोगों के समक्ष हो चुका है। निश्चित ही आप सभी पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में जानते हैं, लेकिन उस पर और अच्छे तरीके से प्रकाश डालने के लिए, उस पर परिचर्चा करने के लिए हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी हैं। मैं उनसे सादर अनुरोध करता हूं, वे कृपया आएं और अपना जी विमोचन के लिए मैं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं, कृपया एक बार पुनः। सत्यम जी जहां भी हो कृपया मंच पर उपस्थित हो। एक बार पुनः पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। सत्यम जी कृपया मंच पर उपस्थित होइए। शॉल अगर डालेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। साठ डालने जा रहे, 60 डालेंगे। शॉल डाल के बुके खरीद लीजिए। दोबारा ले लिए तो दोबारा ठीक है बैठिए। सत्यम जी कहीं व्यस्त हैं, आप 2 मिनट प्रतीक्षा कर लीजिए। तब तक हम परिचर्चा का क्रम आगे बढ़ाना चाहेंगे और आदरणीय डॉक्टर गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी को सादर आमंत्रित करेंगे मंच पर अपना वक्तव्य देने के लिए। आदरणीय डॉक्टर गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी। आदरणीय मंच और सभी सुधी साथियों, सुधी कवि एवं लेखक श्री केवल प्रसाद सत्यम की नवीनतम कृति चौरी चौरा कांड एक जनक्रांति एक शोधपरक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस पुस्तक के लेखन में सत्यम जी ने पहली बार एक इतिहासकार की भूमिका निभाई। समकालीन इतिहासकार की दृष्टि प्रायशः घटना की तात्कालिकता पर जाती है और उसमें कुछ व्यक्तिगत विजन और पूर्वाग्रह भी होते हैं। घटना के वर्षों बाद जब उस घटना का विश्लेषण होता है तब इतिहासकार अधिक निरपेक्ष होता है और वो घटना की पूर्वापक परिस्थिति का आकलन करता है। सत्यम जी स्वयं इस सत्य को स्वीकार करते हुए अपनी पुस्तक में कहते हैं
कि चौरी चौरा कांड घटित होने की पृष्ठभूमि में भारतीय इतिहास और संस्कृत की अखंडता की पड़ताल में हमें सत्यता के सागर में बार बार गोता लगाना होगा। सत्यम जी ने अपने इस कथन को विवेक की पुस्तक में चरितार्थ भी किया, जिसके लिए बधाई के पात्र हूं। चौरी चौरा कांड अंग्रेजों की दमन नीति का एक चूड़ांत निदर्शन है। यह अंग्रेजी दमन चक्र की एकमात्र घटना नहीं है। अंग्रेजों के अमानुषिक अत्याचार की घटनाओं से तो भारत का इतिहास भरा पड़ा है, पर अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत क्या था, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति कैसी थी, बाहरी आक्रांता यहाँ का और कहाँ से आए, उनका देश की राजनीति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर भी सत्यम जी ने तलाश किए हैं। उनकी चिंता का बिंदु ये भी रहा है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे बैठकर हम ये समस्याएं सभी। राष्ट्रकवि महर्षि गुप्त ने यह आह्वान आज से 6 दशक पूर्व किया था। हम उनकी भारती को तो भूल ही गए। सत्यम जी की पुस्तक में समस्याओं पर चिंतन का अवसर नहीं था, लेकिन हम कौन थे पर उनकी दृष्टि बड़ी सजग रही है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद पर विदेशी मानसिकता की जड़ें उखाड़ते हुए इसे वैदिक काल के राष्ट्रवाद से जोड़ा है। ये उन लोगों पर करारी चोट है जो इस संबंध में विदेशी विद्वानों द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों को मौन होकर सुनते रहे हैं। यह अवश्य है कि हमारा राष्ट्रवाद परिस्थितियों के महासमुद्र में ऊब चूब होता रहा है, पर उसका उत्स और आदि स्वरूप वैदिक काल में मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल जी ने तो केवल समझ में वेदों और पुराणों के संदर्भ अपनी पुस्तक में दिए। सत्यम जी ने अंग्रेज कालीन परिस्थिति पर आने से पूर्व थोड़ा सा प्रकाश मध्यकाल इतिहास पर भी डाला है, और फिर उन्होंने भारत में पुर्तगाल, डच, फ्रांस एवं अंग्रेज जैसे यूरोपियंस के उद्भव और विकास की भी चर्चा की है। इस प्रयास में सत्यम जी ने ब्रिटिश समाज के समानांतर भारत की स्थिति, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था और उनके द्वारा किया गया भारत का अर्थशोषण, देश की अंग्रेज कालीन संचार व्यवस्था, लखनऊ समझौता, भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक का संक्षिप्त खाका भी खींचा। अपने मुख्य अभिप्रेत पर आने से पूर्व उन्होंने अंग्रेजों की दमन नीति के अंतर्गत जलियांवाला बाग के सामूहिक नरसंहार पर भी विमर्श किया। विवेक पुस्तक में सत्यम जी ने चौरी चौरा कांड की एक विस्तृत झांकी प्रस्तुत की है। इतिहास के अनुसार चौरी और चौरा 2 गांव थे जहां आंदोलनकारियों ने उत्पात किया और अंग्रेजों ने वहां लाशें बिछा दी। लेखक ने अपनी पुस्तक में इसका खंडन किया और बताया कि घटनास्थल पर चौरा नाम का एक स्थानीय बाजार था जो चौड़े के व्यापार के लिए जाना जाता था। वहां चौरी चौरा नामक एक रेलवे स्टेशन था। इसी कारण वो पूरा क्षेत्र चौरी चौरा के नाम से ख्यात हो चुका था। मार्च 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में आंदोलनकारियों ने जो थाना फूका, जिसमें 22 सिपाहियों सहित दरोगा गुप्तेश्वर सिंह मारे गए, वो अंग्रेजों को भले विद्रोह लगा हो, पर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे मूल भाग कारण क्या थे? इस पर इतिहास में संभवतः कम विवाद हुआ है। इस कमी को सत्यम जी ने पूरा किया और उस पूरे परिदृश्य को शब्दों में चित्रांकित कर एक ऐसा वातावरण रचा मानो आज की कोई घटना हो। कविता की भाषा में से यूटोपिया कहते हैं। यूटोपिया यानी भावलोक, जिसमें लेखक जीता है और रचना के साधारणीकरण द्वारा पाठक उसे आत्मसात कर लेता है। चौरी चौरा कांड के मूल में वो घटना है जो वहां मुख्य घटना से कुछ दिन पूर्व हुई।
इसके अंतर्गत केवल एक वैचारिक मतभेद के कारण दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने कांग्रेस के स्वयंसेवक भगवान अहीर और उसके 2 साथियों को सरेबाज और हंटर से पीट कर उनकी खाल भरवा दी। इस बर्बरतापूर्ण कृत्य ने मजदूरों और किसानों को लखनऊ के वरिष्ठ साहित्यकार और गीतकार सुधीजन, अभी मैंने मुख्य अतिथि जी को सुना, इस्माइल महक को सुना और संस्था के अध्यक्ष जी को सुना। उसमें कांड पे बड़ी चर्चा है। मैं सत्यम जी का बहुत आभारी हूं, उन्हें बधाई पेश करता हूं कि उन्होंने स्वयं इस किताब के मुख्य प्रश्न पर इसे एक जन क्रांति का नाम दिया है। मजबूरी क्या है कि इतिहास में, मैं चूंकि इस इतिहास का एक छोटा सा विद्यार्थी हूं, इतिहास में बहुत सारी चीजें ऐसी प्रचलित हैं जो चल गई, जो आने वाला इतिहासकार है उसने उसी चीज को वैसे ऐसे चीज अडॉप्ट कर लिया। हमारी किताब एक द गोल्डन चैप्टर ऑफ फ्रीडम हिस्ट्री 2012 में आई थी, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डिसोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी तक का सफर है, यानी 286 साल का पूरा उनका सफर है। बहुत बड़ी किताब है। उसमें मैंने चोरी चौरा का जिक्र किया है और मैंने उसमें कांड नहीं लिखा, उसे मसाकार लिखा। जलियांवाला बाग को भी मैंने मसाकार लिखा और काकोरी कांड के बारे में कुछ नहीं लिखा। मैंने सिर्फ काकोरी में हुई एक बड़ी घटना उसको मैंने कहा, कांड उसको भी नहीं लिखा। मैंने जितने हमारे क्रांतिकारी थे उनके दौर में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उनको बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से लोगों ने प्रस्तुत किया है। लेकिन आज मुझे खुशी हुई कि कम से कम एक सार्थक बहस इस पर हुई कि हम इसे कांड नहीं कहना चाहिए, जन क्रांति कहना चाहिए, कहना चाहिए। ये बहुत ही स्वस्थ जो आज की परिचर्चा में बात निकली है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। दूसरे, सत्यम जी को मैं बहुत जमाने से जानता हूं, साहित्य गोष्ठियों में मेरी बहुत मुलाकात होती थी, लेकिन ये इतने गंभीर व्यक्ति हैं ये मुझे इस किताब से पता चल पाया। ये किताब मामूली किताब नहीं है। आपको ये मेरे ख्याल दी गई है कि किताब, आप इसको पढ़ेंगे, इसका सब जिक्र ये कर रहे हैं। इसमें भाषा का, खासतौर से जो इसमें भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो इतनी सरल भाषा है और साहित्यिक भाषा है। एक एक शब्द मुझे लगता है सत्यम जी ने चुन चुन के इस किताब में रखा है। जो बहुत इन्होंने परिश्रम किया है। चोरी चौरा कांड जो ये इस पे किताब जो है वो नहीं है। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने 5 फरवरी को चोरी चौरा पे एक बड़ा व्याख्यान कराया, बड़ा कवि सम्मेलन कराया, उसका जिम्मेदारी मेरे पास थी। मुझे मालूम है कि उस वक्त भी मैं ढूंढ रहा था, और जब मैं किताब लिख रहा था उस वक्त भी मैं ढूंढ रहा था कि इस चौरा चोरी पे या जलियांवाला बाग पे या इस तरह के जो क्षेत्रीय आंदोलन थे उस पर बहुत कम लिखा गया है। ये आपकी किताब मील का पत्थर साबित होगी। मैं आसानी से सहमत हूँ कि आप सरकार से जरूर बात कीजिए। और ये वर्ष मनाया जा रहा है, शताब्दी वर्ष है ये चोरी चौरा का, और मुख्यमंत्री जी विशेष तौर पर इसमें रुचि ले रहे हैं। तो अगर आप सरकार तक इसको पहुंचाएंगे या मेरे माध्यम से मैं भी कोशिश करूंगा, तो ये किताब आपकी पाठ्यक्रम में जुड़ेगी और पाठ्यक्रम में जुड़ने के लायक है। मैं एक मामूली सा साहित्यकार, मामूली सा इतिहासकार होने के नाते बहुत ही गंभीरता के साथ ये कह रहा हूं कि आपने जो काम किया है वो एक बहुत बड़ा काम किया है। इस जो मसाकार हुआ ये चोरी चौरा का, इसमें बिल्कुल सच है, दोनों लोग सम्मानित हैं। जो मरे हैं, चाहे सरकार के नुमाइंदे हों, चाहे जन क्रांति के हमारे क्रांतिकारी हों, लेकिन भारत आजाद होने के बाद हमने
गर्व से कहा है कि जो क्रांतिकारी जिस भी मसाकार में मरे हैं वो हमारे शीर्ष पे हैं, हम उनका सम्मान शहीदों की तरह करते हैं। और ये अंग्रेजों के ज़माने में चाहे उनको शहादत का दर्जा मिला हो उन पुलिसकर्मियों को, लेकिन जिस पत्थर पे उनके नाम लिखे गए थे, हमने आज़ादी के बाद उस पत्थर पे भी जय हिंद लिख दिया था। हमने ये बात ऐलान कर दी थी कि जो क्रांतिकारी है असल में वो शहीद हैं, उनकी शहादत को नमन हमने उस वक्त भी किया था और आज भी कर रहे हैं। इसमें जिक्र हुआ कि जो लोग उस पूरे क्रांति में शामिल थे उनका मुकदमा मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा था। इतनी देर में इसका जिक्र नहीं हुआ। बहुत बड़ा योगदान इसमें है, पर चर्चा में है। मदन मोहन मालवीय जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। यानी कुछ लोगों को फांसी, जैसे 19 लोगों का जिक्र किया गया कि उनको फांसी हुई, कुछ लोगों को और सजाएं हुई, इसका तो जिक्र आया, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने 151 लोगों को छुड़वा दिया, इसका जिक्र नहीं हुआ। ये ऐसा सुनहरा बाब जो गोल्डन है उसका हिस्ट्री का, कि मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी विद्वता से उस दौर में, उस दौर के जो न्यायिक प्रक्रिया थी, उस दौर के जो जजेस थे, उनसे 151 लोगों को छुड़ा लेना, ये एक बहुत बड़ा काम था। इसलिए मैं आज उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको नमन करता हूँ उनके इस कार्य के लिए। इस किताब में इन्होंने लखनऊ पैक्ट का जिक्र किया। पहली बात आप ये समझें कि 1857 के बाद, 1857 का पहले का भी जिक्र किया, गुलाम वंश का किया, मुगलों का किया, तमाम वंश का किया, सैयद वंश का किया, ठीक सारे वंश हैं, ये तारीख का एक हिस्सा है। लेकिन 1857 के बाद इस देश में सिर्फ एक वंश था जो भारतीय वंश था। कहीं भी न हिंदू था कोई, न कोई मुसलमान था। उसने तय कर लिया था 1857 के बाद कि हमको सिर्फ क्रांति करनी है और देश से अंग्रेजों को भगाना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। जितनी उसके बाद से मूवमेंट चला है वो देश का मूवमेंट चला। उसमें हिंदू और मुसलमान कहीं अलग अलग नहीं थे। यही वजह है कि जब भगवान अहीर और जब लाल मोहम्मद एक साथ निकले हैं, जिनकी पीठ के ऊपर चाबुक चला, जिससे पूरा मसक्का हुआ। ये जो एकता और अखंडता का डॉक्यूमेंट है, इसमें इन्होंने जो जिक्र किया है, पूरे मूवमेंट का जिक्र किया है, वो एकता और अखंडता का है। ये वो दौर था कि लोग कहते थे कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही है कि इंसान दिखाई दे। ये वो दौर था जिस दौर में अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि हमको जाना है। अभी जिक्र जलियांवाला बाग का किया। जलियांवाला बाग और दोनों का जिक्र इन्होंने जो जोड़ा है 1922, 1919, 1922 का, उस दिन तय हो गया था। जनरल डायर ने जो जाहिर तो उन्होंने बहुत लोगों को मारा था, लेकिन ये तय हो गया था कि अंग्रेजों को जाना है। और ये तय कर दिया था 1916 के लखनऊ पैक्ट ने। लेकिन अगर उसको पूरी तरह अमल हो जाता तो शायद जो आज भारत का बंटवारा हुआ, भारत 2 हिस्सों में बटा, ये मातृभूमि का या भारत माता का बंटवारा नहीं होता। लेकिन अफसोस कि वो नहीं हो पाया। ये वो था बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना एक साथ बैठे थे, जिन्होंने तय किया था कि भारत का भविष्य में कैसे बनाना है। लेकिन अंग्रेज को ये नहीं पसंद था। उसको चाहिए था कि हमको तो 1919 में जलियांवाला करना है, हमको 1922 में वोट एक्ट पास करना, 1919 से पहले, उसके बाद 1922 का। ये इस तरह के बहुत सारे मसक्कर वहीं से पैदा हुए कि अंग्रेज ने सोचा कि हमको जो है हर हाल में तोड़ देना है। वो ये समझ लिया था कि ना हिंदू के लिए है न मुसलमान के लिए है, ना हिंदू के लिए है ना मुसलमान के लिए है, ये प्यार का मंदिर हर एक इंसान के लिए है। अंग्रेज समझ लिया था कि हमको यहाँ सिर्फ इसे अगर आजाद में छोड़ना पड़ता है तो हमको 2 हिस्सों में बांटना होगा, 2 सभ्यताओं को बांटना होगा, 2 संस्कृतियों को बांटना होगा। ये प्राचीन संस्कृति जिसका जिक्र आपने यहाँ किया, राष्ट्रवाद का इसका जिक्र किया आपने, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं क्योंकि साहित्य और इतिहास का विद्यार्थी हूँ, कि मैंने मध्यकालीन से लेके, प्राचीन काल से लेके और आज तक भारत के जो जनमानस है उसमें हमेशा राष्ट्रवाद था।
कभी राष्ट्रवाद की कमी नहीं थी। वो यही वजह है कि दृढ़ता, उसके अंदर जो दम था, लड़ जाने का, मिट जाने का जो जज्बा था, वो राष्ट्रवाद नहीं पैदा किया था। जिसको अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं होगा, जिसको अपनी जमीन से प्यार नहीं होगा, वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी सुकून से न मंगोल जिए हैं, न मुगल जिए हैं, न तुर्क जिए हैं। मैं बहुत जो बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा समय बहुत कम है, कभी विस्तार से बात करूंगा। न अंग्रेज कभी जिए हैं, अंग्रेज से कभी खुली छत में सांस नहीं ली है। ये कमरे का कल्चर अंग्रेज ने पैदा किया था। एक ही कमरे में खाना और बाथरूम बनाना, ये उसने कल्चर हमारे डर में किया था। हमने कभी खुली छत में उसको सोने नहीं दिया। ये हमारी एकता और हमारी ताकत है। लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा, उसने उसे तोड़ कर और बांट के 2 हिस्सों में कर दिया। लेकिन आज भी इस देश में मर मिटने वाले लोग हैं, मातृभूमि की रक्षा करने का संकल्प करने वाले लोग हैं। और जब तक भारत में ये लोग रहेंगे, तमाम आंधियां आती हैं और चली जाती हैं, भारत की धरती का कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मुझे भविष्य इसका सुनहरा दिखाई देता है। और ऐसे जब तक लेखक होंगे, ये किताबें इस तरह की आती रहेंगी, इसको जरूर पढ़िएगा। और सर्वेश अभी कह रहे थे कि आपको शुरू की 10 पंक्तियां, 10 लाइनें अगर आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती तो आप नहीं पढ़ सकते। इस किताब की यही विशेषता है। आप सिर्फ पढ़ के देखिए इसको, पहला अध्याय आप खोलिए और आखिर तक आप चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपको कभी कभी मुझे इसमें बहुत सारी चीजें कंटस्ट हो गई हैं, मैं आपको बताऊं तो बड़ी हैरत होगी। इन्होंने इतना मैन्युटली इस पे काम किया। इसमें इन्होंने ये लिखा कि जो लोग उस पूरे जन आंदोलन में सहभागिता कर रहे थे, जी उसमें कर रहे थे, इसमें 225 लोग जो गिरफ्तार हुए थे, उन गिरफ्तार लोगों का इन्होंने नाम लिस्ट छापी है। ये पहली बार मैं इतिहास में देख रहा हूं कि ये किताब में इन्होंने लिस्ट छापी और इसमें लिख रहे हैं कि इसमें सवर्ण वर्ग की संख्या 10 है, जिसमें 8 ब्राह्मण, 1 सुनार, 1 भूमिहार, 1 गोसाई, जो पिछली जाति के सहित अन्य 26 मुसलमान, 2 चूड़ीहार। मुझे पता ही नहीं था मुसलमानों की इतनी जातियां हैं। देखिए आप, इन्होंने लिखा है 2 चूड़ीहार, 4 हज्जाम, 5 जुलाहे, 1 धुनिया, 6 पठान, 5 शेर, 1 सैन, 1 सैयद, 1 मिर्जा। इसी तरह आगे ही बढ़ गए और इन्होंने लिखा कि 21 चमार, 20 केवट, 24 भर, 21 पासी, 18 ईड़, 17 कहार, 16 कुर्मी, 6 सैतवार, 6 कलवार, 4 बाग, बारी, लोहार और तेली और 2 लुनिया उसमें मौजूद थे। मैंने बहुत पढ़ा है इतिहास को, करीब से मैंने देखा, लेकिन मुझे तो ये जातियां कहीं दिखी नहीं। आपने किस तरह से गहन आपका इसमें शोध का कार्य किया और जो आपने लिखा है बिल्कुल सही लिखा होगा। यानी ये जातियां, इन वो दौर देखिए जो छुआछूत का एक चरम पे अपने था। उस दौर में ब्राह्मण भी एक है, बनिया भी एक है, तेली भी एक है, चमार भी एक है, मुसलमान भी एक है। मतलब ये 4 पंक्तियों हमने लेने पड़ दी, ये रहने नहीं है, बल्कि ये भारत की डाइवर्सिटी की एक तस्वीर इन्होंने पेश की है कि जब लोग लड़ने के लिए खड़े होते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ चमार लड़ेगा, ये जरूरी नहीं है कि वो लड़ेगा, उसके लिए ब्राह्मण भी आगे आएगा, उसके लिए मुसलमान भी आगे आएगा, उसके लिए बनिया भी आएगा, तेली भी आएगा, दुनिया भी आएगा। यानी सबको अपनी माँ से प्यार है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया, इतनी अच्छी किताब से मुझे रूबरू होने का मौका दिया। और सत्यमजीत से मैं पहले ही बहुत प्रभावित था और इस किताब ने इनके एक नए व्यक्तित्व का आज मेरे सामने उजागर हुआ इनका व्यक्तित्व। मैं बहुत आभारी हूँ और मुझे लगता है कि इतिहास भी आपका आभारी होगा कि आपने
इतने बड़े इसको इतनी बड़ी किताब और इसको ये जो प्रदान किया है अपना शोध का, इसके लिए इतिहास भी आपका आभारी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी। आपका वक्तव्य बहुत ही विविधताओं को अपने आप में समेटे हुए था। पुस्तक के बारे में आपने बोला, सत्यम जी के बारे में बोला, राष्ट्रीयता के बारे में बोला, और जो बात छूट गई थी, जिनका महत्वपूर्ण स्थान है पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, उनका जिक्र आपने किया। वास्तव में उनका जिक्र आज की परिचर्चा में होना आवश्यक था। उस चीज़ को आपने पूरा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उन्होंने अपनी वकालत से अपने 151 लोगों को बचा लिया था। हालांकि 19 लोग फिर भी जो है फांसी पे चढ़ा दिए गए थे, लेकिन 151 लोगों को बचा ले जाना एक बहुत बड़ा कार्य था। और उस समय की राष्ट्रीयता पर बात करते हुए आपने जो कहा कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, उनके अंदर शिवम और सुंदरम भी छिपा हुआ है। बिना शिवम और सुंदरम के सत्यम नहीं होता है, और पठनीयता के लिए भी जो है वो सुंदरम और शिवम होना आवश्यक होता है। शिवम अर्थात लोक मंगल और सुंदरम यानी कि उसमें पठनीयता लाना, ऐसा गुण हो जिससे कि पठनीयता आ सके। सत्यम जी में वो सभी गुण हैं। जब मैं उनको पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे एक कथा याद आती है, जो सत्य कथा है। एक विद्यार्थी हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था। अंग्रेजों का जमाना था। 10 प्रश्न आए थे कि इसमें से केवल 5 प्रश्न करने हैं, लेकिन उन्होंने, वो परीक्षार्थी ऐसा था कि उसने 10 प्रश्न हल कर जाने और लिखा कि प्लीज एग्जामिन एनी फाइल इन द फॉलोइंग। और उस पर जानते हैं एग्जामिनर ने क्या लिखा? एग्जामिनर ने लिखा कि एग्जामिनी इज मोर ब्रिलियंट देन एग्जामिनर। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मैं समझता हूं कि मेरी भी ऐसी ही स्थिति है कि उनके सब विषय में मैं क्या कहूं। वास्तव में उन्होंने इतना महत्वपूर्ण शोध किया है, एक गौरव गाथा को लिखा है। कांड नहीं, एक क्रांति को लिखा है, एक जनक्रांति के विषय में उसकी आधारभूत उन्होंने मुसलमानों के जमाने से लिया है, जब उनका शासन था, तब से लेकर और अंग्रेजों के जमाने तक पूरा इतिहास इसका आधार देते हुए उन्होंने कहा है। जलियांवाला बाग, आप जानते हैं कि 1919 में एक रोलक एक्ट आया। रोलक एक्ट में जो भारतवासी थे, जो यहाँ के रहने वाले थे, उनके ऊपर और सख्ती करने का आदेश था। उसके विरुद्ध कुछ नेता लोग जलियांवाला बाग में भाषण देने वाले थे। बहुत काफी भीड़ जुटी हुई थी। वो बाग बहुत बड़ा बाग था और इसके अलावा बीच में एक कुआं भी था। तो वहां पर बहुत लोग जुटे हुए थे और कुछ नेता भाषण देने वाले थे। उस समय जनरल डायर पहुंचा और उसने बिना सोचे समझे गोलियां चलवा दी, जिसमें 500 से अधिक लोग मर गए।
वहां गेट भी बहुत छोटा था जिससे लोग भागने में भी असमर्थ रहे। उसमें एक छोटा बच्चा भी, 3 महीने का बच्चा भी मारा गया और वो कुआं जो था वो लाशों से पट गया। लोग कूदे कि शायद इसमें कूदे तो बच जाए, लेकिन जो कूदे वो भी मर गए और कुआं पूरा पट गया लाशों से। ये इतनी भीषण और दर्दनाक घटना थी जिसके विरोध में एक सत्याग्रह के रूप में कुछ लोग गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर, चौरी चौरा थाना भी था और उसके साथ ही वहां पर मैदान भी था, उस मैदान में जुटे। वहां भी कुछ नेता आने वाले थे। गांधी जी का समय आ चुका था। गांधी जी चाहते थे कि आंदोलन हो तो ऐसे आंदोलन हो जिनमें अहिंसा का भाव रहे, सबके मन में हिंसा न पनपने पाए। लोगों ने सोचा कि जो है थाने पर चलकर प्रदर्शन किया जाए। यहाँ पर वही एक शासकीय स्थान है जहाँ पर प्रदर्शन किया जा सकता है। लोग चले, हजारों की संख्या में धीरे धीरे पहुंचते चले गए। वहां के थानेदार जो गुप्तेश्वर सिंह थे, उन्होंने समझा कि ये लोग हमको मारने आ रहे हैं और पहले उसने जितने जो है वहां पर चौकीदार थे उनसे लाठियां चलवाई, लेकिन लोग नहीं रुके। तो उसने पहले ही से पूरी कमान मंगा रखी थी, बटालियन मंगा रखी थी और गोली चलवा दिया, इसमें वर्णन है कितने लोग मारे गए, किस तरह के लोग थे, कहाँ के लोग थे, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इतना शोध पूर्ण इसमें सारा कांड लिखा गया है, सारी घटना लिखी गई है कि इसको आप पढ़ेंगे कि इसमें पठनीयता है, रस आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि रस जो है वही महत्वपूर्ण है। जिस चीज में हमको रस नहीं आएगा, रस अर्थात आनंद, आनंद नहीं आएगा, हम उसको पढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना है, हम राष्ट्रवादी हैं, तो हम इसे अवश्य पढ़ेंगे। भाई डॉक्टर हाशमी जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। अगर इसी तरह से सारे मुसलमान सोचने लग जाएं, तो देश में सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाएं, इतने दंगे ना हो, इतने लोग मारे न जाएं, इतनी व्यवस्था न करनी पड़े, इतना धर्म खर्च हो, इसका क्या उपाय है? लोग मानते नहीं हैं, हिंसा करते हैं, दंगा करते हैं, जिसका परिणाम होता है हिंदू मुस्लिम दंगा के रूप में, और कितने लोग मारे जाते हैं। हमारे मस्जिदों से लोग निकलते हैं जुम्मा के दिन, तो उनके पास कहां से तलवारें और कहां से जो है पिस्तौलें या कहां से बंदूकें आ जाती हैं जो चलने लगती हैं, और घरों पर कहां से पहले से पत्थर आ जाते हैं जो जुटाए रहते हैं, वो चलने लगते हैं। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बंधुओं, 1921 में कजाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन बना, रूस ने बनवाया, जिसका उद्देश्य था कि भारत की संस्कृति को, सभ्यता को नष्ट कर दो, गलत इतिहास लिखो, यहाँ के जो स्वर्णिम गौरव है उसको समाप्त कर दो। लोग भूल जाए कि कभी हम भी वैदिक काल में कैसे थे, अशोक के जमाने में कैसे थे, विक्रमादित्य के जमाने में कैसे थे, हर्ष के जमाने में कैसे थे, हमने क्या क्या खोजें की थी और विश्व को क्या क्या दिया था, ये हम सब भूल जाए। और कम्युनिस्टों ने वही काम किया है। कुछ दिन तो वो जो है ऐसा भाव उन्होंने प्रकट किया कि हम बड़े क्रांतिकारी हैं, कुछ क्रांतिकारी उनसे मिल गए, लेकिन जहां जहां क्रांतिकारी उनसे मिल गए उन्होंने धोखा ही किया। ये कम्युनिस्टों का ही बाउंडर है, जिसमें तीसरा तलवार की बात आप देख रहे होंगे, टीवी पर आपने सुना होगा कि किस तरह से मोदी को जो है फंसाया गया सोनिया गांधी की वजह से, सोनिया गांधी के इशारे पर।
ये पुस्तक जो है आपको षड्यंत्रों के बारे में, साजिशों के बारे में भी बताएगी। किसने साजिश की, चाहे जलियांवाला कांड हो, चाहे चौकी चौरा वाला कांड की घटना हो, ये जनक्रांतियां क्यों हुई। सबसे पहले हूल क्रांति हुई थी। हूल क्रांति में आदिवासियों और मूल निवासियों ने आके क्रांति की थी अंग्रेजों के विरुद्ध। उसके बाद आपने पढ़ा होगा आनंद मठ में, जिसमें वंदे मातरम गीत है, सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में, और उस पर तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास ही लिख दिया था। इसके बाद आप देखिए कि गरम दहला चलती है तो राज बिहारी बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं और उसका मेजर जनरल सुभाष चंद्र बोस को बनाते हैं। ने जरूर कुछ बातें बुनियादी रखी कि लोग सूद काटते हैं अंग्रेजों के मैनचेस्टर के विरुद्ध, जो वहां से कपड़े आते थे उसके विरुद्ध कि लोग सूद काटते और खादी बनाए और उसको पहने और आत्मनिर्भर बने, अंग्रेजों के कपड़े न पहने और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से करें। लेकिन क्या कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से जो हुआ अंग्रेजों ने होने दिया? उसमें अहिंसा की, उसमें हिंसा की और भारतीयों को मारा बंधुओं। ये हमेशा से साजिश चलती रही है, षड्यंत्र चलता रहा है और आज भी कम्युनिस्ट यही कर रहे हैं। वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं। और आप जानते हैं बंगाल में मुसलमान ज्यादा हैं, तो उसका परिणाम क्या है कि बंगाल में अभी जो है दंगा हुआ था जिसमें तमाम हिंदू मारे गए और तमाम नेता भी मारे गए। वो बातें जो है अखबार में बहुत कम आई, लेकिन बहुत विशाल पैमाने पर हुआ था। भगवत जी कहते हैं कि मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए, उनके पूर्वज हिंदू ही हैं, लेकिन इस बात को समझना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हम अरब से सीधे चले आए। इस बात को समझना चाहिए और एकता की भावना को पनपने देना चाहिए। लेकिन कुछ जो है कुरान शरीफ की बातें, जो आयतें लिखी हुई हैं, कुछ जो है उसका तर्जुमा गलत होता है। और जो आप जानते हैं कि मुसलमानों में बहुत बड़ा तबका जो है वह कम पढ़ा लिखा हुआ है और छोटे छोटे कामों में लगा हुआ है। इसका कारण क्या है? 4 बच्चे हो गए, मुसलमान जो है तलाक 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 कर देगा और उसकी बीवी बच्चों को ले जाएगी तो क्या करेगी? मैंने देखा है कि 5-6 साल के बच्चे जो है दुकानों पर काम करते हैं, प्लेट धोने का, तो कहीं और सब काम छोटे छोटे करते हैं। ये स्कूटर मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकानों पर वो सब काम करते हैं और धीरे धीरे वो जो अच्छे मैकेनिक बन जाते हैं। लेकिन कितना संघर्ष करना पड़ता है उनको, पढ़ लिख नहीं पाते हैं। और इसी पढ़ने लिखने से ज्ञान प्राप्ति के नहीं कारण उनका दिमाग खुलता नहीं है। जो कुछ कह दे वो अंधभक्त बन जाते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। हमारे देश में एकता की भावना के लिए मुसलमानों को भी नरम होना पड़ेगा, हिंदुओं को भी नरम होना पड़ेगा, तभी एकता होगी। हम तो एकता चाहते हैं, कोई ऐसा हिंदू नहीं है जो कि दंगा चाहता है। बंधुओं, बात हो रही है सत्यम जी के विषय में, तो मैं बताऊं कि ये यूं ही नहीं लिखा गया। इसके संबंध में वो लिखते हैं कि जब हम ऐतिहासिक तथ्यों को शब्दों के व्यवहार में बांधने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम उसके पूर्व की स्थितियों पर एक दृष्टि डालते हैं और फिर उसके कारक और कारणों पर विशदता से शोध अनुसंधान करते हुए तथ्य में रोचकता और अन्वेषीय अनुहार को एक आदर्शपूर्ण प्रस्तुत और सामाजिक कार्य व्यवहार में अपनाने और मार्गदर्शन सहित रोचकता का समावेश कराने में सफल हो पाते हैं। यह उन्होंने स्वयं लिख दिया है इस पुस्तक में। और वास्तव में
हमारा यही संकल्प रहता है कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने तो हमेशा वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को देखा है और हम वेद से लेकर आज तक हमको यही सिखाया गया है। राजा राम मोहन राय हो या स्वामी विवेकानंद हो या दयानंद सरस्वती हो, सबने यही काम किया है। बंधुओं, यह पुस्तक सबके लिए पठनीय है और सराहनीय है। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और उससे प्रेरित भी होंगे। भाई सत्यम जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और कहता हूं, देखिए, एक मुक्तक की लेखनी को शब्द की तलवार होना चाहिए, लेखनी को शब्द की तलवार होना चाहिए और उस तलवार में भी धार होना चाहिए और उस तलवार में भी धार होना चाहिए। अनय हिंसा द्रोह जो बढ़ने लगा है देश में, सृजन से इनका प्रबल प्रतिकार होना चाहिए, सृजन से इनका प्रबल प्रतिकार होना चाहिए। और यही कार्य कर रहे हैं आदरणीय भाई सत्यम जी। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामना प्रकट करता हूं। यश कीर्ति प्रसिद्धि मिले तुमको, यश कीर्ति प्रसिद्धि मिले तुमको, सुख शांति समृद्धि मिले तुमको और नित हर्ष जियो सतवर्ष जियो, नित हर्ष जियो सतवर्ष जियो, मनवांछित सिद्धि मिले तुमको, मनवांछित सिद्धि मिले तुमको। इसी के साथ मैं मंच को आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। इतने लोग जिन्होंने सुना उन्होंने अमृत ग्रहण किया है और यह अमृत पान उनको सबल बनाएगा, यशस्वी बनाएगा। मैं सबके लिए यही कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग अध्यक्षीय उद्बोधन सुन रहे थे। इसमें दादा ने सत्यम जी के विषय में कहा कि हम समझ नहीं पाते हैं कि सत्यम जी के कितने रूप हैं, सत्यम जी क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या करते हैं। इतने गंभीर लेखन भी सत्यम जी करते हैं, ये शायद सभी लोग नहीं जानते हैं। सत्यम जी को लोग दोहा सम्राट और सवैया के छंदों के ज्ञाता के रूप में ज़्यादा जानते हैं। और बाकी इस पुस्तक के विषय में बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये पुस्तक हमें ये बताएगी कि उस समय किस प्रकार के षड्यंत्र हुआ करते थे, किस प्रकार के षड्यंत्र मतलब ये होता है कि किस तरीके से उसमें लोग भी विश्वासघात किस तरीके से करते थे और किसी भी योजना को विफल बनाने के लिए किस तरीके से कार्य करते थे। इस चीज़ का भी जिक्र इस पुस्तक में उन्होंने बोला है। और इसी के साथ हमारा ये प्रथम सत्र समाप्त हो गया है। आप सबसे निवेदन है कि भोजन तैयार है, आप सभी लोग भोजन ग्रहण करें। उसके पश्चात हमारा द्वितीय सत्र। रीता सिन्हा जी बहुत अच्छी बाल कवयित्री हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ मंच पर। वे मंच पर ही हैं। मैं उनसे सादर महेश गुप्ता जी, आप कृपया अनीता जी को, केवल सत्यम जी आप कृपया अनीता जी को सम्मानित करें। हाँ, उन्हें हाथ में इस स्मृति चिन्ह और शाल उड़ाकर उनका सम्मान। अलका जी हटिए सामने से। श्री उमाशंकर तिवारी महोपाध्याय जी अगर उपस्थित हो, आप सादर आमंत्रित हैं मंच पर। साहित्य श्री सम्मान के लिए आपको सादर आमंत्रित।
इधर देखिए इधर। उमाशंकर तिवारी जी, इनके पश्चात जनपद हरदोई से पधारे श्री आर.पी. शर्मा जी, आपको सादर आमंत्रित करता हूं मंच पर साहित्य श्री सम्मान के लिए।